बच्चों, अब हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियाई। तो एटम में हम लोग एटम चैप्टर में जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं वह एटम के चैप्टर के वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर पीछे देख लेंगे। और न्यूक्लियाई चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, यह एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 13 है। एटम और न्यूक्लियाई मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग 6 या 7 नंबर का यह बोर्ड में क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें कोई भी सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड में या इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो न्यूक्लियाई फिर से वही रटना नहीं है, सभी कॉन्सेप्ट का बात है। तो हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पीछे पढ़े, पहले डाल्टन बताए थे, थॉमसन बताए, रदरफोर्ड बताए, बोर्स बताए, सब कुछ पढ़ते आए। फिर हम लोग अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम के पास जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है और ज्यादातर मास जो होता है एटम के सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वही न्यूक्लियस है। टोटल पॉजिटिव चार्जेज ऑफ एटम एंड मोस्ट ऑफ मास आर कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ एटम विच इज न्यूक्लियस। और क्या न्यूक्लियस का कोई स्ट्रक्चर भी है इंटरनल? क्या न्यूक्लियस इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ स्टेबल कैसे होता है? क्या न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई चीज है? क्या एटम रेडियो एक्टिविटी, फिजन या फ्यूजन रिएक्शन के साथ कैसे होता है? यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बोर्ड पे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि पॉजिटिव चार्ज और मास एटम का सेंटर ऑफ एटम पे होता है, वही न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एटम के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, 1,00,000 गुना छोटा होता है। न्यूक्लियस जो होता है वह एटम का 99.9% मास रखता है। अब देखा जाएगा तो कार्बन एटम का मास क्या है बाबू? C12 का मास, एक एटम का मास इतना होता है। एक एटम कार्बन का मास इतना होता है। तो देखिए से समझ में आ रहा है कि किलोग्राम कन्वीनियंट यूनिट नहीं है मास ऑफ एटम या मास ऑफ न्यूक्लियस को मेजरमेंट करने के लिए। किलोग्राम बहुत बड़ा यूनिट है, तो अदर यूनिट्स हमारा यूज होगा। उन अदर यूनिट्स में पहले वो यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। न्यूक्लियस का मास और एटम का मास बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको किलोग्राम और ग्राम में माप मेजरमेंट करने में कन्वीनियंट यूज महसूस नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग एक छोटा सा यूनिट लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या है? AMU। तो it is defined as 1/12 part of mass of one atom of C12। मतलब कार्बन 12 एटम के कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। मतलब कार्बन के एक एटम का मास ले लिया गया, उसका 1/12 पार्ट किया गया, तो वही 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। जैसे ध्यान दे बाबू कि 1 मोल कार्बन हैज मास अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राम। या केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होंगे 1 मोल कार्बन के पास 12 ग्राम होता है। 1 मोल में 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं। एक मोल कार्बन के पास इतने एटम होते हैं और इनके पास मास क्या है? हैज मास 12 ग्राम। इसलिए 1 एटम हैज मास अप्रोक्सीमेटली 12 by 6.022 10⁻23 ग्राम। तो 1 AMU एक एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? तो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम
1 एटम ऑफ C12। तो 1/12 एक एटम का मास निकाल के रखे हुए हैं। 12 कट गया। 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, और इसी को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो -27 kg होता है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट का यह वैल्यू होता है, मतलब इतना किलोग्राम एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट लाइटेस्ट एटम हाइड्रोजन के मास के लगभग बराबर होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लाइटेस्ट एटम है उसके मास को ही हम यूनिट मानकर बाकी एलिमेंट्स को हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो एटॉमिक मास यूनिट से हम मास ऑफ एटम या मास ऑफ न्यूक्लियस को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, एटॉमिक मासेज का एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम एलिमेंट्स का, एटम का मास मेजरमेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। तो मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास मेजरमेंट करने से हम यह पाए कि सेम एलिमेंट का डिफरेंट एटम हो सकता है। मतलब एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम हो सकते हैं। अब उन्हें एक ही एलिमेंट क्यों कहा जाएगा? तो एलिमेंट को तो बांटा गया था केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम था और मास अलग अलग था। तो जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वो सेम एलिमेंट कहे गए, लेकिन मास अलग अलग हो गया। तो यहां से एक टर्म आया कि सेम एलिमेंट है, मास अलग अलग है, तो उसे हम आइसोटोप कहेंगे। मतलब डिफर मास अलग अलग भी होगा और एलिमेंट सेम होगा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, तो आइसोटोप कहेंगे। आइसोटोप मतलब सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, माने उन्हें पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पर प्लेस किया जाएगा। यानी कि उनका मास भले ही अलग अलग है, लेकिन वह एलिमेंट सेम है। एवरी एलिमेंट, जो प्रत्येक एलिमेंट है, वह बहुत सारे आइसोटोप से मिलकर बने होते हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे 2, 3, 4 अलग अलग परसेंटेज में वह बन के मिले होते हैं बहुत सारे आइसोटोप से। जैसे सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट को हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास भी 3 आइसोटोप होते हैं, एक तो हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम। तो समझे बच्चों कि हम लोग एटॉमिक मास को मेजरमेंट किए मास स्पेक्ट्रोमीटर से। मेजरमेंट करने के बाद हम देखे कि सेम एक ही एलिमेंट का बहुत सारा एटम हो सकता है, मास अलग अलग का बहुत सारा एटम हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, तो उन्हें हम आइसोटोप कहें। क्योंकि सेम एलिमेंट है, मास अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उसे हम आइसोटोप कहें। सेम प्लेस में रखें उन्हें पीरियोडिक टेबल में। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है वह बहुत सारे आइसोटोप का मिक्सचर होता है। इवन हाइड्रोजन जो लाइटेस्ट एटम है उसके पास भी 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोग का जो नॉलेज है वह यह है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में जो होता है उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। एक प्रोटॉन के पास 1 यूनिट फंडामेंटल चार्ज होता है, वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही फंडामेंटल चार्ज होता है। प्रोटॉन स्टेबल होता है। न्यूट्रल एटम के लिए अगर हम बोले तो प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है, वही एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर कहना हर बार सही नहीं होगा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज या गेन भी कर सकता है। इसलिए प्रोटॉन के बराबर ही कहते हैं एटॉमिक नंबर को, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में चेंज नहीं करता है। अब एक थर्ड पार्टिकल के डिस्कवरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में अभी तक तो हम जाने कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो क्या कोई और पार्टिकल है? तो इसको जानने के लिए एक हाइपोथेसिस को हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के पास 2 आइसोटोप और हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम।
वो आइसोटोप है हाइड्रोजन के, तो आइसोटोप का मतलब सेम प्लेस, तो उनके पास तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। सेम प्लेस ऑफ पीरियोडिक टेबल में रखना है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, यानी प्रोटॉन का संख्या तो 1 हो गया। यानी कि ड्यूटेरियम के पास, ट्रिटियम के पास और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। फिर आगे हम सिस्टम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का, ट्रिटियम का न्यूक्लियस का जब मास रेशियो जब हम लिए तो 1:3 आ गया। अब यहां पे एक बात समझो बाबू, बात समझो, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों के पास मास, ड्यूटेरियम का मास हाइड्रोजन से डबल है। सोचो, ड्यूटेरियम का मास हाइड्रोजन से डबल है और प्रोटॉन बराबर है, यानी कि ड्यूटेरियम के पास कोई और एक्स्ट्रा चीज होगा जो कि हाइड्रोजन के बराबर ही होगा। हाइड्रोजन से दोगुना मास है, यानी हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम के पास भी उतना ही प्रोटॉन है और मास डबल है। इसका मतलब कोई और चीज होगा। तो उस कोई और चीज का मतलब है कि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन के अलावा भी चीजें होती हैं। यह एकदम सिंपल कहानी है बाबू। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों के पास एकक प्रोटॉन है, लेकिन मास इसका ड्यूटेरियम का इसके डबल है, ट्रिटियम का हाइड्रोजन से 3 गुना है। तो यहाँ पे डबल कैसे हुआ? तो कोई और चीज होगा तब ना डबल होगा। यानी कि यहाँ पे आलू है, यहाँ पे आलू है, यहाँ पे आलू है, आलू सब बराबर है, इसका मतलब इसके पास और कुछ होगा, हो सकता है टमाटर हो, इस बैगन हो। इसका मतलब समझो बाबू कि बराबर प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में अभी तक हम जानते थे सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो अगर सिर्फ प्रोटॉन होता और सबके पास बराबर प्रोटॉन होता तो मास सबका बराबर आना चाहिए था। मास डबल और ट्रिपल आने का मतलब इनके पास प्रोटॉन तो बराबर है, क्योंकि वो आइसोटोप्स हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, यानी इनके पास और भी कुछ चीजें हैं। तो उस और चीजों को ध्यान दो बच्चों। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मस्ट कंटेन अदर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन के अलावा भी चीजें रखती हैं, वह एक्स्ट्रा पार्टिकल न्यूट्रल होता है। क्योंकि बात समझो बच्चों, न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कहानी तो ऐसे पहले ही है, और भी कोई और चीज होगा वो तो न्यूट्रल ही होना चाहिए क्योंकि एटम न्यूट्रल है। तो इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई किए 1932 में जेम्स चैडविक ने। वह क्या किए कि देखे कि न्यूक्लियस से न्यूट्रल रेडिएशन निकल रहा है। तो न्यूक्लियस से न्यूट्रल रेडिएशन निकल रहा है, तो वह न्यूट्रल रेडिएशन फोटोन एनर्जी हो सकता है, क्योंकि फोटोन एनर्जी भी न्यूट्रल रेडिएशन होगा। लेकिन जब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन देखें, मोमेंटम कंजर्वेशन देखें, तो यह पाए कि जेम्स चैडविक के जो एक्सप्रेशन है उसमें से न्यूक्लियस से निकलने वाला जो न्यूट्रल रेडिएशन था वह फोटोन नहीं था, यानी कोई न्यूट्रल पार्टिकल था, उसे हम न्यूट्रॉन नाम दिए। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक किए थे, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन उसके पहले कहानी एकदम सिंपल है कि हाइड्रोजन के पास, ड्यूटेरियम के पास प्रोटॉन बराबर है, लेकिन ड्यूटेरियम का मास हाइड्रोजन से डबल है। तो इसका मतलब है इसके पास प्रोटॉन के अलावा और भी कुछ होगा, वही और कोई चीज जो है वह न्यूट्रल है। उसी न्यूट्रल पार्टिकल को हम न्यूट्रॉन बोल रहे हैं। न्यूट्रॉन जो है वह अनस्टेबल होता है, प्रोटॉन की जगह प्रोटॉन स्टेबल होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है डीके करता है, जो आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बाद हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में यह जाने कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। अभी तक यह सिस्टम हम लोग जाने। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर है और न्यूट्रॉन का नंबर है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद आता है एटॉमिक मास नंबर। इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही मास नंबर है, ए से हम लोग डिनोट करते हैं। कोई भी एलिमेंट को इस तरह से लिखा जाता है, ऊपर में जो ए लिखा हुआ है वो एटॉमिक मास नंबर को डिनोट करता है, जेड एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे हम कुछ चीजें बता रहे हैं, ध्यान से बच्चों समझोगे। यहाँ पे नीचे देखो प्रोटॉन का नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन सेम है तो उसे आइसोटोप कहते हैं, सेम प्लेस। अगर मास नंबर सेम हो, एटॉमिक मास नंबर सेम हो, उसे आइसोबार कहेंगे। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, इसको डिफरेंस कर दोगे
तो न्यूट्रॉन्स का नंबर निकलता है। न्यूट्रॉन्स के नंबर को निकालने के लिए एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। तो न्यूट्रॉन्स का संख्या सेम होगा तो आइसोटोन्स कहेंगे। एक होता है आइसोमर, जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों सेम होता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है रेडियो एक्टिव फिनोमेना अलग अलग शो करता है। रेडियो एक्टिव क्या है वो आगे बताया जाएगा, इसी चैप्टर में हम लोग को आगे पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग न्यूक्लियस का सिर्फ बेसिक मॉडल ही जान पाए हैं। सिंस यह बहुत ही बेसिक था, बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में यह सब चीजें पढ़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी हम बेसिक्स को लेकर ही पढ़ा रहे हैं। 12th बोर्ड में कुछ भी आसान हो या टफ हो, हमको चुन के नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है। सब पढ़ने के लिए हम लोग को आसान चीज टॉप में, लेकिन वीडियो को आप देखेंगे बहुत सारे की पॉइंट्स डील किए हुए हैं। आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस का क्या साइज होता है, उसका क्या डेंसिटी होता है, यह सब हम आगे वीडियो में देखेंगे।